नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का। जी हाँ, मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा क्या महाराष्ट्र में भाजपा अपने दम पे कभी सरकार बना पाएगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अलग अलग सहयोगी पार्टियों को साथ में लिया हुआ है, उससे तो यही लग रहा है कि भाजपा जो है आगे बहुमत हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। और यही कारण था कि 2019 में जो है जिसके साथ में सरकार लड़ी उसने धोखा दे के जो है अलग पार्टी में जाके सरकार बना ली। लेकिन इससे सबक लेते हुए क्या भाजपा भविष्य में अपने दम पे सरकार बनाने की इच्छुक है या करना चाहेगी, इसी पर विश्लेषण करेंगे। क्योंकि 2014 में जो है भाजपा शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे, बाकी पार्टियां भी अलग चुनाव लड़ी थी, बाद में भले सत्ता में आ गए। लेकिन क्या ये समीकरण आगे भी देखने को मिल सकता है? सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज हर कोई पूछता है कि भाजपा हमेशा जो है महाराष्ट्र में बैसाखी लेके क्यों चलती है, क्यों हमेशा जो है दूसरे के सहारे ही सरकार बनाने की सोचती है। जबकि 2014 में उन्होंने दिखा दिया कि 288 सीट में चुनाव लड़के 123 सीट उन्होंने हासिल किया था, यानी बहुमत से ज़्यादा दूर नहीं थे। तो ऐसा क्या सर उनके सामने आ गया कि जो है उनको लगने लगा कि हम अकेले सरकार नहीं बना पाएंगे या अकेले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अलग अलग से अभी शिंदे साहब को साथ में लिए, फिर अभी अजीत दादा आ गए साथ में। तो क्या ये इसको देखते हुए आपको लगता है कि सर भाजपा जो है 123 फिर मतलब 123 सीट फिर निकाल पाएगी या उससे अधिक पाएगी तभी बहुमत में आएगी? आपका आकलन जानना चाहूंगा। जी, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है सर कि अभी तो फिलहाल इनकी लोकसभा की तैयारी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा की 2024 की। दोनों बीच में 6 महीने का ही गैप मिलता है, दोनों के बीच में चर्चा पहले से शुरू हो जाती है। सर 2014 की बात करें तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस वो भी अलग अलग चुनाव लड़े थे, तभी इन्होंने जो है उसी समय इन्होंने भी अलग अलग चुनाव लड़े। यानी 4 पार्टियां थी जो मुख्य पार्टियां थी महाराष्ट्र की, चारों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। बाद में सबसे ज़्यादा सीट जो है भाजपा को मिली, 123 सीट। 145 बहुमत चाहिए था, 123 सीट मिली। उसमें शरद पवार जी ने कहा कि हम भारत समर्थन देते हैं, आप सरकार बनाइए, और अकेले सरकार ही बना लिए। शिवसेना अपोजिट में चली गई, शिंदे साहब उसमें विरोधी पक्ष नेता ही बने। लेकिन अभी सर जिस तरह से उसके बाद उन्होंने शिवसेना साथ में लिया, बाद में 2019 में साथ में चुनाव लड़के उन्होंने देख लिया अब तो किसी भरोसा करेंगे नहीं। लेकिन सर अभी जब सीट की बंटवारा आएगी तो भाजपा कितनी सीट पे लड़ेगी सर, जो कि उनको बहुमत मिल सके? आपको क्या लगता है 228 से में से कितने सीटों पर वो क्लेम करेंगे? 200 तो मिलेगा नहीं, 200 भी नहीं मिलेगा चाहिए जी। तो कितना लड़ना चाहिए ना, 145 थोड़े जितने लिए उतने लड़ सकते हैं नहीं। और राष्ट्रवादी और इनको भी समान सीटें, क्योंकि दोनों की 40-40 आमदार है, तो उनको कितने देने पड़ेंगे? सर ये समीकरण तो यही बैठाएंगे कि 50% मैं रहूंगा, 50% तुम दोनों बांट लो। मैं जब तो 25% हाँ, तो 288 में से 50% कितना बचा? 144 होता है। हाँ, 145 की मेजॉरिटी है। हाँ, या 150 मांगेंगे सीट। भाजपा बोलेगी 150 सीट चाहिए, लेकिन नहीं 150 पहले बात तो 150 में भी ये लोग अभी शिवसेना और अजीत दादा ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम सीट पे लड़के मैं और कम होते जाऊं। हाँ, उनके सामने भी परिस्थिति है कि मैं कमजोर क्यों बनूं, हमको भी आगे। और अजीत दादा को तो ये ख्वाब है कि हमें मुख्यमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बने या लार्जेस्ट सिंगल पार्टी अपनी हो। यस, तो उसके लिए उनको भी लड़ना होगा। अब भाजपा के सामने सर सीट बंटवारा लगी बहुत मुश्किल होने वाली है। और वो चाहेगी कि बीजेपी चाहेगी कि 150 से 250 सीट में जो है मैं चुनाव लड़ूं और उसमें कम से कम 120 सीट चुन के जाऊं। 120 सीट चुन के आएंगे तो जो है सारी परिस्थिति उनके साथ में रहेगी। अगर उससे कम अगर होते गए तो सर वही 2019 वाला हिसाब किताब हो जाएगा। बनाते हो कि नहीं मैं चला, बनाते हो कि मैं चला, क्योंकि विरोधी लोग भी तैयार ही रहते हैं ना, दरवाजे सबके लिए खुले हो जाते हैं। फिर भाजपा फिर 110 सीट लेके फिर बाजू में हो जाएगी विरोधी पक्ष में। तो वो समीकरण सर अजीत दादा उद्धव ठाकरे की भूमिका में जाएंगे, ऐसा डर लगता है आपको? हमेशा कितना भरोसा कर सकते हैं आप? तो 2019 में आपने देखा 2 दिन सत्ता होने के बाद वो शरद पवार की, सर पवार साहब का ठीक ही, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भरोसा दिखाया फडणवीस साहब के साथ में, डीसीएम की शपथ ली, तो उनको अगर लड़ना था तो अड़ जाना चाहिए था। भाई तुम एक काम करो, आप लोग बनाओ सरकार, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनता हूँ, चलो कुछ दिन की बात है, मैं डिप्टी सीएम नहीं बनता हूँ, इतना तो मेरे में गट होना चाहिए। अगर लोग मेरा साथ नहीं देते कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ। इमीडिएटली वहां जाके डिप्टी सीएम बन गए,
कैसे आप कैसे माने, मतलब आप सत्ता के भूखे हो? आपने एक नया मुद्दा आज किया है कि अगर अजीत दादा को शरद पवार जी ने फंसाया जी। और उनसे बेईमानी की, तो अपनी नीयत दिखाने के लिए अजीत दादा के सामने ये पर्याय था कि वो आमदारकी का इस्तीफा दे दे और वहां सामने जाके उप मुख्यमंत्री नहीं बने और भाजपा में शामिल हो जाए। यस। और भाजपा की ओर से चुनाव लड़े। बिल्कुल। तो उनकी छवि सर बहुत बहुत बड़ी हो जाती थी। मतलब फडणवीस के साथ के हो जाते थे। आपने ये नया मुद्दा दिया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा दिया जी 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 जी। कि अजीत दादा को उसी समय चाहिए था। हाँ, छोड़ दो सब, बिल्कुल की ये वो आना है, जिसको आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप रे, उनके साथ में बड़े पूरा ये हुजूम आ जाता था कि अजीत दादा के पास वो चीज है जो उन्होंने तो सत्ता के लिए सब आप सरेंडर कर दिया। ठीक है, इधर नहीं बना, इधर से निकला, इधर बन गया। इसमें नुकसान किसका? खाली फडणवीस साहब का। आज उनका छवि कितना खराब हो गया कि आज उनको कितना फेस करना पड़ा। हाँ ना। पुन्हा येल का जो उनको ताना मिला आज भी उनके कान में गूंज रहा होगा फडणवीस साहब के। जी जी जी। और ऐसा हो गया कि ये ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, वैसे शरद पवार के ट्रोजन हॉर्स उस समय हो गए। हाँ, कि यहाँ आके उनको उन्होंने पराभूत किया, अजीत दादा के साथ कैसा हो गया? चित भी मेरी, पट भी मेरी। हाँ, इधर गया तो भी डिप्टी सीएम तो हूँ, इधर गया तो भी डिप्टी सीएम, क्या फर्क पड़ता है? मगर बेईमानी। लेकिन उनकी छवि सर खराब हुई उसमें, बहुत खराब। और उससे ज्यादा छवि खराब हुई आज फडणवीस साहब। बीजेपी में अजीत दादा को साथ मिली है, वो पसंद नहीं है लोगों को, बिल्कुल नहीं पसंद है। वो बोलते हैं कि एक तो शिंदे साहब को आपने हर्ट कर दिया। हाँ, शिंदे साहब के लोग बहुत नाराज है, बहुत नाराज, इंटरनल बहुत नाराज। इनको लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर किसकी सीट कम पड़ती या कुछ प्रॉब्लम्स होते, और मान लो ये जो सत्तांतर के बाद जो परिस्थिति बनी हुई है, विधायकों की पात्र की बातें अगर आती तो अलग बात होती। एक तरफ स्टेपनी बोलते हैं नहीं, एक तरफ आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निवडणूक आयोग, सभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये चार जो व्यासपीठ है जी, चारों के ऊपर शिंदे साहब के बाजू में और अजीत दादा पवार के बाजू में रिजल्ट लगने वाला है। ये मैं भी बोलता हूँ बार बार, वो भी बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। तो अगर ऐसा है तो अजीत दादा को लेने की बीजेपी को कोई जरूरत नहीं, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था अपने नेताओं में। वो तो सर खाली बस अपना लोकसभा देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने को ये भूल जा रहे हैं कि हमको विधानसभा में भी रहना है। विधानसभा सत्ता, महाराष्ट्र में सत्ता है, आज की तारीख में भाजपा और शिंदे साहब की सत्ता है, क्या उसको नहीं बचाना है? खाली लोकसभा की उनके क्या कर लोगे आप? नहीं सर, मेरे को आप जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा मैं पहले जो बोलना था मुझे उससे अलग बोलने लगा, क्योंकि अभी आपने जो 2-4 मुद्दे मुझे ये किए हैं जी सर। अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में 48 में से 24 से 25 ही सीटें मिलती है, तो ये सब समीकरण बदले हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा फटका लगेगा सर ये। सर फिर हो सकता है कि बीजेपी शिंदे को भी छोड़ दे और अजीत दादा को भी छोड़ दे। एकला चलो, हम हमारी सीटें जितनी आएगी उतनी देखेंगे, बीच में बैठेंगे, किसी के साथ भी जाएंगे, जो भी जाएगा। अगर उद्धव और शरद पवार और कांग्रेस इनकी भी होती है तो जाएंगे। और जब महाराष्ट्र में 24 सीटें आएंगी सर, देश भर में मेजोरिटी बीजेपी को नहीं आएगी। बिल्कुल। तो फिर वहाँ भी मोदी सरकार को चैलेंज होगा, फिर मोदी के बदले दूसरा दे दो, ऐसा मांग उधर भी हो सकता है। मेरे को अभी लगता नहीं है मोदी आएंगे, ऐसा ही लगता है। मगर सर मोदी आएंगे, हिला दिया, मोदी आएंगे सर, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के जो 48 सीट में अगर माइनस हुआ, वो तो वैसे भी आएंगे, लेकिन माइनस होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर कि आप 3 पार्टी लेके सत्ता में हो और लोकसभा में आप 40+ नहीं ले पा रहे हो। सर मैं तो अभी बोलता हूँ कि मैं मिलूंगा कुछ लोगों से, उनको बोलूँगा कि महाराष्ट्र में क्या आप 16 लड़ने वाले हो? 48 का होता है ना, 1/3 तो बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, हमको 25 चाहिए, करेंगे। बाकी ये जो सीटें उसके ऊपर लड़ने के लिए 2 बातें हैं, ये तैयार होंगे क्या और ये सक्षम है क्या? हाँ, ये भी सर ये भी हो सकता है कि इसको दी हुई सीट बीजेपी लड़ती तो जीतती थी और इसको दी थी हारती। समीकरण बाद में यही आएगा इनका।
जब इसके ऊपर चिंतन बैठक करेंगे कि कहाँ कैसे हारे, कहाँ क्या हो, सर फिर बाद में बीजेपी बोलना शुरू करेगी कि हम है तो चुनाव जीत सकते हैं, तुम्हारा होगा तो नहीं जीतेगा, नहीं तो चुनाव चिन्ह हमारा लो। हाँ, ये हो सकता है और वो होने वाला है, ऐसा लगता है। मगर अजीत दादा वाले नहीं होंगे, अजीत दादा वाले घर या ये रहेगा उसके ऊपर जाएंगे। वो तो अभी से फाइट कर ही रहे हैं ना कि चुनाव चिन्ह नहीं, वो मिलेगा, सर मिलेगा। वो अपनी भविष्यवाणी हमेशा खरीदती है। तो पवार साहब सर कल जाके खुद बैठे, इसका मतलब ही ये वो दबाव लाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये बाहर से दबाव ला रहे हैं, वो अंदर जाके मैं शरद पवार देश का जो प्रधानमंत्री हो सकता है कल का या आज का, मैं ये भी था, संरक्षण मंत्री था, गृह मंत्री था, ये था, वो था, वो तो दबाव लाने के लिए चुनाव आयोग के सामने जाके बैठे, बाकी कोई नहीं था। बिल्कुल। और अजीत दादा ने नहीं जाया, वो अच्छा हो गया कि भाई चुनाव आयोग के सामने तुम जाके बैठो पवार साहब, वो कितनी छोटी बात होगी। हाँ, ये तो गली के सत्यनारायण सभा में सत्यनारायण में पूजा करने के लिए बैठने जैसा हो गया। बिल्कुल। नहीं, वो बहुत बुरा लगा। बहुत लोग बोले कि पवार साहब की इतनी अभी प्रॉब्लम होगी कि उनको वहां जाके बैठना पड़ रहा है दबाव लाने के लिए, दबाव लाने के लिए। वो छोड़ो, मगर सर लोकसभा चुनाव के पहले भी बड़ी कठिनाई आने वाली है। सरकार नहीं गिरेगी, ये बात अलग है, मगर सरकार, सर कभी कभी क्या होता है कि शादीशुदा होने के बाद शादीशुदा नहीं होते लोग, है कि नहीं, ऐसी अवस्था होती है। वो परित्यक्ता, घटस्फोटिता और ये बनने से पहले एक अवस्था होती है, तो उस अवस्था में सरकार तो नहीं जा रही है। ऐसा कभी कभी डर लगता है। दोस्त है ना अपने, इसलिए अपने को बुरा लगता है। फडणवीस साहब है, शिंदे साहब है, अजीत का तो कोई अपना लेना देना नहीं, मगर डर लगता है कि भाजपा को अगर 24 सीटें मिली लोकसभा में, ये दोनों का एक साथ लेना सर अच्छा रहेगा। लोकसभा और विधानसभा लेंगे ना तो मोदी के नाम से कुछ हाँ, कम से कम 145 के आगे ये तीनों मिलकर कम से कम जाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगी सर। और लोकसभा में ही लाट नहीं, अगर लोकसभा में फटका लगा सर, उसका जो है रिजल्ट विधानसभा में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और वो फिर वो सर सरकार बीजेपी की आएगी जी, हाँ, मगर उसके पार्टनर है दूसरे होंगे। कुछ भी है, 2019 की जो रिजल्ट देखे आपने और 2019 में जो सरकार देखे हमने, तो सर मैं तो ये देख रहा हूँ सर, महाराष्ट्र में कुछ भी संभव है सर। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 19 के बाद अगर बीजेपी को जितना, तो समझो 123 सीट है अभी उनके, या 103 है जी, वो अगर 90 या 80 तक गई, बार्गेनिंग पावर खत्म थी। बार्गेनिंग पावर नहीं, फिर उनको अजीत दादा ग्रुप, शिंदे ग्रुप, ठाकरे ग्रुप और पवार ग्रुप, चारों में से कुछ मिलता है क्या देखना पड़ेगा। तो सरकारी सर्वपक्षीय सरकार विपक्ष खाली कांग्रेस बचेगी, और उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि आपने शिंदे को किया था, अब मेरे पर फिर से मेरे को करो। कुछ भी संभव है सर, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी गणित बैठ सकता है। सर डर रहा हूँ मैं, ये कल्पना से ही डर रहा हूँ, बहुत बुरा हो गया। ये कल्पना हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। लोग नहीं, मैं इतना अस्वस्थ हो गया कि अभी आजकल की तारीख में मैं कुछ लोगों से बात करके कम से कम मेरा हौसला बुलंद करूँ। मैं डिमोरलाइज हो रहा हूँ कि भाई ये क्या सरकार बनेगी। बीजेपी को अगर 70-80 सीटें मिल गई, जो मिलेगी ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो उनको राष्ट्रवादी को भी लेना होगा, वो राष्ट्रवादी को भी लेना होगा, या तो शिवसेना ये साथ उसके साथ भी लेना होगा। क्या करना पड़ेगा, बाप रे बाप रे। उससे तो अच्छा वो विरोधी पक्ष में बैठे, सबसे मरने दो उनको, क्या करना है करना है। लेकिन सवाल हमारा यही है, सरकार ही नहीं बनेगी। सवाल हमारा यही है सर, क्या सरकार छोड़ो, मैं तो बहुमत की बात कर रहा हूँ, क्या बहुमत में कभी हासिल कर पाएगी बीजेपी महाराष्ट्र? नहीं करेगी सर, कभी नहीं। अभी वो जमाना गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी एकदम मतलब लोएस्ट लेवल चली गई, और उसके बाद अचानक जो ऊपर आई अकेले चुनाव। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ नहीं है सर, कौन है? मतलब फडणवीस योगी आदित्यनाथ नहीं, फडणवीस कंपेयर नहीं कर सकते। फडणवीस की कंपेयर आप मोदी जी के साथ थोड़ी कर सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ वो बुलडोजर नहीं है। मोदी साहब क्या अलग है, मतलब डायरेक्ट विद्वान है, जो विद्वत्ता है उनके पास, गुणवत्ता है। योगी फकीर है, वो दूसरों को भी फकीर बनाने में कोई दिक्कत नहीं करता है, उसके बुलडोजर चलते हैं। फडणवीस सर ऐसा नहीं करेंगे कभी भी जी। तो आज का दिन तो मेरे लिए ऐसा थोड़ा नर्वस दिन हो गया सर। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। तो हमारा चर्चा था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से ही कि लोकसभा के बाद सरकार नहीं बना सके। हाँ, यही हमारा सवाल था कि क्या बीजेपी अकेले दम पे सरकार बना पाएगी? बीजेपी क्या पूरे सीट पर चुनाव लड़ेगी
इन भविष्य, यही हमारा सवाल था। आप भी अपने ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स पे व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए, और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अलग अलग मुद्दे के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।